So students, in today's lecture we will take the fundamental about EMF. The full form of EMF is electromotive force. This electromotive force results the transfer of electron, the flow of electron. Okay, so this one is our E, M and F. Okay, so this is EMF, electromotive force. Okay, this EMF is measured with reference to standard hydrogen electrode. Again, EMF is measured. EMF का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो मेजर किया जाता है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. चलो, उसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं. सपोज वी आर टेकिंग वन वेसल in which electrolyte is it. Suppose FeSO4 solution is taken. Okay, and Fe strip is dipped into it. This is Fe strip. So finally we can say that this construction is known as strip and solution. It is called half cell. Good. So this is our half cell. Now the logic is half cell cannot generate the electricity because on half cell either oxidation or reduction reaction takes place, means redox reaction is not completed. So sometimes these type of fundamentals are asked in A and R type questions. A tends to assertion, R tends to reason. पता है ना, और फिर स्टेटमेंट्स लिखते हैं बोथ आर करेक्ट बट R represents the correct explanation about A. Second option, R doesn't explain the correct doesn't give the correct explanation about A. A is wrong, R is correct, R is correct, R is wrong, A is correct, or both are incorrect. Okay, इस टाइप के जनरली ऑप्शंस पूछते हैं आपको. तो अगेन स्टेटमेंट इज हाफ सेल मीन्स EMF of half cell cannot be determined. Okay, EMF of half cell हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? तो उसके लिए हमें हाफ सेल का EMF कैलकुलेट करने के लिए, सो फॉर दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड. मीन्स SHE is used as a reference electrode. रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? सी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है, सपोज मैंने, चलो यहां पे मैं Zn और बॉक्स लिख रहा हूं, मतलब दिस वन इज जिंक हाफ सेल. Zn strip is dipped into the ZnSO4 solution. It is connected with SHE. So both are connected. Okay, तो चलो अब ये कंप्लीट सेल हुआ. अब इसका मुझे E0 सेल कैलकुलेट करना है. तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या है? E0Z ऑफ कैथोड माइनस E0Z ऑफ एनोड. ओके, तो चलो SHE का पोटेंशियल हमने कितना बिलीव किया और हमने कितना मान लिया और हमने कितना रख ली है वैल्यू उसकी? 0. तो एनोड मतलब Zn, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है Zn2 प्लस Zn. तो यहां पे आपको जो भी वैल्यू मिलेगी ना वो तो पॉजिटिव ही होगी ना. ओके,
तो E0Zn2 plus Zn आपको मिल जाएगा. So thus we can determine the value of that, and this one is known as our EMF. So SHE वैसे तो उसका काम ही नहीं, उसकी वैल्यू तो 0 है, बट एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इट इज यूज्ड. Again, as a reference electrode it is used. Again, this one is our Zn strip dipped into the ZnSO4 solution. This one is our SHE, that is standard hydrogen electrode. उसका पोटेंशियल 0 हमने पहले से मान लिया है. अभी मैंने बताया कि उसकी वैल्यू 0.000012 समथिंग वोल्ट है, तो इसको हमने बिलीव कर दिया है 0. ओके मतलब ये कैसे हुआ पता है, मतलब किसके जैसा हुआ, चलो वो भी बता दूं. चलो यहाँ पे सपोज आदित्य है, ओके, और हम रोप पुलिंग गेम खेल रहे हैं, ये रोप है, ओके. हियर सपोज युग, ओके, दोनों रोप पुल कर रहे हैं अपनी साइड. तो चलो कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कि भाई जो खींच लेगा अपनी तरफ वो पावरफुल ज्यादा, ओके. लेकिन मुझे सिर्फ मेजर करना है कि आदित्य का ओवरऑल पावर कितना है. इसके जैसा ही आदित्य का ओवरऑल पावर कितना है. जस्ट अ मिनट. ओके, तो अब मुझे आदित्य का ओवरऑल पावर फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे चलो सपोज हमने एक वॉल ले ली है और उसी के साथ हमने एक रोप बांध दिया है और यहां पे इतने पार्ट पे हमने स्प्रिंग लगा दी है. ओके, अब समझ में आ गया होगा. और अब आदित्य इसको खींचता है, तो यहां पे आदित्य और युग हमने रख दिए थे. मुझे दोनों में से कंपैरिजन पता चलेगी कौन ज्यादा पावरफुल है. मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो दोनों का नेगेटिव, मतलब दोनों आमने सामने खींच रहे तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही होगा ना, दोनों का फोर्स. ओवरऑल नेगेटिव मतलब दोनों का सबसेक्शन ही होगा. ओके, यहां पे हमने एक वॉल ही रख दी है यहां पे, और अब आदित्य कितना खींच सकता है, तो वो जो यहां पे हमने स्प्रिंग रख दी है तो वो स्प्रिंग कितनी खींचती है, तो उसकी लेंथ मेजर कर दो, जिससे पता चल जाएगा कि इसका पावर कितना है. वैसे ही युग वो भी यहाँ पे खींच रहा है तो उसका भी पावर पता चल जाएगा. तो फिर से बोल रहा हूं यहाँ पे, तो ये जो वॉल का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अगेन फिर से देख लो पूरा. अगर मैं जिंक और कॉपर दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, अगेन जिंक और कॉपर दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलेगी, कौन ज्यादा पावरफुल कौन कम पावरफुल. और जो मुझे मिलेगा दैट इज अवर E0 सेल. चलो वो तो पता है ना. और E0 सेल क्या है, दोनों की टेंडेंसी का डिफरेंस है. तो सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने को बताया, कैसे कि आदित्य है और युग दोनों अपनी साइड खींच रहे हैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किसका पावर कितना है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सामने एक चीज़ कांस्टेंट रख दूंगा. तो वो यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि जिंक आइदर गेन करेगा या तो फिर लूज करेगा. तो सामने कौन रखा है हमने, कि जिसका पावर 0 है. तो अब ये जो डिफरेंस मिलेगा तो ये किसका मिलेगा, वो जिंक का जो भी मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 0 मान ली है, तो सामने जो भी मिलेगा वो जिंक का EMF होगा. तो EMF की डेफिनेशन क्या है, चलो ध्यान से देख लो. EMF की डेफिनेशन, तो EMF की डेफिनेशन ये है, इफ पोटेंशियल ऑफ any half cell is measured with respect to standard hydrogen electrode, then obtained potential is called EMF of that हाफ सेल. ओके, अब ये जो EMF है वो ऑलवेज मेजर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड.
ओके क्योंकि उसका पोटेंशियल हमने ज़ीरो बिलीव कर दिया है, और उस हिसाब से इस ईएमएफ की, चलो ये जो ईएमएफ सबके मिले ऐसे, जेड को अटैच किया एसएचई से, फिर एफई को किया, फिर सीयू को किया, एजी को किया, और उस हिसाब से आपको पूरी एक ईएमएफ की सबकी वैल्यूज मिलेगी। और अब अगर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सेट कर रहे हैं, मतलब अरेंज कर रहे हैं किसको, तो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेवरल इलेक्ट्रोड्स या तो फिर हाफ सेल्स, ऑर्डर ऑफ ईएमएफ ऑफ several electrodes is known as EMF series. ओके जस्ट मिनट, तो अब चलो EMF सीरीज देखते हैं। See, this one is known as EMF series. First of all, which potential is given to you? So it is decided, देखो यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है आपको E0 वोल्ट लिखा है, लेकिन E0 कौन सा है, ऑक्सी है या जेड है? तो ये सब E0 जेड मतलब सब रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। वो कैसे पता चला? बिकॉज योर गिवन रिएक्शन इज अ रिडक्शन। सी F2 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, वी आर गेटिंग 2F माइनस, और सब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड ही हो रहे हैं, देख लो। ओके और यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, देख लो यहाँ पे भी देख लो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके so this one is known as our E0Z, that is reduction potential का decreasing order, and overall it is known as EMF series. अब EMF series के बेस के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, चलो तो वो अब ध्यान से देखो EMF सीरीज के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ओके तो उसके बेस पे यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं आपको 16 MCQ यहीं पे लर्न करवा रहा हूँ। अगेन 16 क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे लर्न करा रहा हूँ। देखो कैसे, फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके और कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पे चलो दो पार्ट कर रहे हैं हम। यहां पे मैं लिख रहा हूं अप टू डाउन, यहां पे डाउन टू अप। ओके चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। फर्स्ट इज टेंडेंसी टू बी एनोड। चलो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? तो टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, सो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स और टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट एंड फाइनल, खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अगर खुद की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब सामने वाले का रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या तो फिर रिड्यूसिंग पावर, शॉर्टकट। ओके अब देखो ये हमने लिखे हैं एनोड के लिए, अब सेम चीज में लिख रहा हूं कैथोड के लिए। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? टेंडेंसी टू बी कैथोड। चलो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? सो टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट, अब खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ओके
और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलो तो अब यहां पे ध्यान से देखो, अप टू डाउन, पहले अप टू डाउन और एनोड की टेंडेंसी, चलो ये हम देख रहे हैं। सी इन ईएमएफ सीरीज एज वी गो डाउन देन रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब मैं कोई भी दो वैल्यू ले रहा हूं, चलो तो ऊपर की जो वैल्यू होगी उससे नीचे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो क्या बनता है, एनोड या कैथोड? एनोड। अगेन फिर से रिडक्शन पोटेंशियल का यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। तो जो नीचे की वैल्यू होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला एनोड, ऊपर वाला कैथोड। चलो अब ये छोड़ दो, अब ये कंसीडर करो और नीचे की कोई वैल्यू कंसीडर करो। तो अब क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल और डिक्रीज हो रहा है। देखो 1.36 एंड 0.97 वोल्ट, तो दोनों में से कौन एनोड बनेगा, 1.36 या 0.97? 0.97 वोल्ट। गुड, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो वो कैथोड, हाई तो वो एनोड। प्रीवियस सेशन में किया था ना हमने। चलो और अब ये कैंसिल कर दो, अब नीचे की कोई वैल्यू लो। चलो अब बोलो 0.97 और 0.34 दोनों में से कौन एनोड बनेगा? 0.34। चलो अब ये छोड़ दो, अब ये वाली वैल्यू पकड़ो। अब बोलो दोनों में से कौन एनोड बनेगा? -0.25। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि नीचे वाला ऑलवेज क्या बनेगा, एनोड बनेगा। तो मतलब जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं वैसे वैसे उसकी एनोड बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। अब एनोड बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंक्रीजेस, it means tendency to release the electron increases, means strength of reducing agent also increases। तो इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चंस, कितने एमसीक्यू हुए? चलो फर्स्ट एमसीक्यू ध्यान से देखना। इन ईएमएफ सीरीज एज वी गो फ्रॉम अप टू डाउन टेंडेंसी टू बी एनोड डैश, और नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, डज कांट बी सेड। क्या आंसर होगा? इंक्रीजेस। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, टेंडेंसी टू बी एनोड के लिए अप टू डाउन, फिर अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए सेम एमसीक्यू आंसर इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस। चार एमसीक्यू हुए। चलो अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है तो डाउन टू अप डिक्रीज ही होगा। चलो कितने एमसीक्यू हुए? 8 हुए। चलो अब ध्यान से देखना, अगर अप टू डाउन टेंडेंसी टू बी एनोड इंक्रीज हो रही है तो टेंडेंसी टू बी कैथोड क्या होगा? चलो और कितने एमसीक्यू हुए? 4 और हो गए, टोटल कितने हुए? 12। तो अप टू डाउन वाले डिक्रीजेस तो डाउन टू अप इंक्रीजेस। चलो ये 16 तो हो गए, और भी पूछते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा तो वो ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको ये अगर 3 पूछे, चलो ये तो पूछे तो ये तो आएगा, ये तो मैंने करवा दिया है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड और कम वो एनोड, चलो वो तो हमने करवा दिया है ना। तो अब हमें याद वही रखना है। अगर ये 3 पूछे तो आपको इस पॉइंट पे आना है, अगर ये 3 पूछे तो आपको इस पॉइंट पे आना है। और एनोड और कैथोड कौन बन रहा है, कौन किसकी टेंडेंसी ज़्यादा, वो तो आपको पता ही है। चलो ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन देख लो। यू आर गिवन, चलो फॉर
electrodes, for electrodes A, B, C and D, standard, sometimes we will be given electrode potentials, that is reduction potential. कई कबार आपको इतना ही वर्ड देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर ए बी सी एंड डी आर, ऐसे करके दे देंगे. ओके, -0.45 वोल्ट, -0.54 वोल्ट, -0.4 वोल्ट, -0.5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. तो आपको पूछना है, आपको पूछा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, चलो ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लो आप एक बार ध्यान से. तो आपको क्या करना है, ए बी सी और डी, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी है. ओके, -0.45, -0.54, -0.4 मतलब 40 लेना है. ओके, और -0.5 मतलब 50 वोल्ट लेना है. चलो, रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले का रिडक्शन, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन. चलो, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा भाई, एनोड बनने की टेंडेंसी. देख लो, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, दैट मीन्स टेंडेंसी टू बी एनोड. ओके, चलो अब यहां पे ध्यान से देखो. असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहली जो वैल्यू होगी वो लीस्ट होगी. कौन सी लीस्ट, उसका रिड्यूसिंग पावर लीस्ट. रिड्यूसिंग पावर लीस्ट मतलब एनोड बनने की टेंडेंसी लीस्ट. एनोड बनने की टेंडेंसी लीस्ट मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट. क्यों, क्योंकि एनोड कौन ज्यादा बनता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो. यहां पे हमें एनोड बनने की टेंडेंसी सबसे कम रखनी है. क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर का असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, जिससे क्या होगा कि अगर आपने ये पहली वैल्यू इंक्रीजिंग मतलब पहली वैल्यू कम रखी, तो रिड्यूसिंग पावर कम मतलब एनोड बनने की टेंडेंसी कम. तो एनोड बनने की टेंडेंसी कम किसकी होती है, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है. अब ये जो वैल्यूज दी है आपको नेगेटिव दी है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सी की, -0.40. फिर उसके बाद कौन आएगा, ए के बाद कौन आएगा, डी, और उसके बाद कौन आएगा, बी. तो आंसर क्या है आपका, सी, ए, डी एंड बी. और एक बार देख भी लो, असेंडिंग ऑर्डर लास्ट वैल्यू जो होगी उसकी, उसका रिडक्शन, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होना चाहिए. रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, तो उसका मतलब क्या हुआ, एनोड बनने की टेंडेंसी उसकी सबसे ज़्यादा. और एनोड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा किसकी होती है, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो. और देख लो बी की वैल्यू सबसे कम है, -0.54. ओके, तो यहां पे देख लो आपको हाफ सेल रिएक्शंस दी है. पूछा क्या है कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी होगी. ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ मतलब टेंडेंसी टू बी कैथोड, टू बी कैथोड. तो कैथोड बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा. चलो ये पोटेंशियल्स जो दिए वो तो रिडक्शन है, चलो वो तो पता होगा आपको, गिवन पोटेंशियल्स आर रिडक्शन पोटेंशियल. चलो ओके, वो तो पता ही है ना. तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका, तो 1.51 वोल्ट, और वो है MnO41- का. सो हियर वी कैन से दैट
MnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, तो उसकी एनोड कैथोड बनने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, एंड दैट इज़ 1.51 वोल्ट। ओके, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे सॉल्व हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले तो चलो इतना लर्न करो अच्छी तरह से कि टेंडेंसी टू बी कैथोड किसकी ज़्यादा किसकी कम, ओके, और रिलीज़ करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट किसका ज़्यादा, और उस हिसाब से इतना अच्छी तरह से लर्न करो। तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।